दोस्तों नमस्कार, मैं बबुरा देव हूँ उत्तराखंड। आज मैं चंबा थाने से आपको रूबरू करा रहा हूँ, जहाँ आज चंबा थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ यहाँ पे किया गया, जिसमें चंबा के समस्त व्यापारी गण और सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक कल्याण के अध्यक्ष एवं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष तथा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सभी यहाँ पे मौजूद रहे। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ जो अधीक्षक हैं आयुष अग्रवाल जी, उन्होंने अभी भी अपना कार्यभार यहाँ पे संभाला है, तो वो भी यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक जो आयोजन यहाँ पे किया गया। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो व्यापारियों की समस्या है, नशे के प्रति और जाम के प्रति। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी त्योहारों का समय शुरू हो चुका है, सभी लोग व्यस्त हैं, सभी व्यापारी बंधु और सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने बिजनेस में। उसके बाद भी आपने समय निकाला और आप यहाँ पर आए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे पॉइंट्स सजेशंस निकल कर आए हैं आज की मीटिंग से। जैसा कि किसी ने कहा कि मीटिंग केवल मीटिंग करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, कुछ उसका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, शहर ये हम सभी लोगों का है, आप सभी लोगों का है। किसी ने बोला भी कि एसओ भी आते रहेंगे, एसएसपी भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को यहीं पर रहना है। तो जो भी व्यवस्था बने वो आप लोगों के सजेशन से, आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट से बने। मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम लोगों ने कोई व्यवस्था बनाकर थोप दी आप पर और आपको लगेगा कि साहब ये तो व्यवस्था बनाकर चले गए और दिक्कत आप लोगों को फेस हो। तो कोई भी व्यवस्था जो कि शहर से संबंधित है, जिसमें कि आप लोगों पर प्रभाव पड़ता है, वो आप लोगों के सजेशंस के बिना, आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना बनाना उचित नहीं होगा। तो मोस्टली जो इश्यूज आए हैं वो ट्रैफिक जैम को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर आए हैं। देखिए, हम लोगों को समझना होगा कि अभी शायद आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ आए, बॉलीवुड एक्टर्स भी आए, तब भी जाम नहीं लगा। लेकिन वो समय क्या था, उस समय पर कितनी गाड़ियाँ थीं और आज के समय में कितनी गाड़ियाँ हैं, उस चीज़ को भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। आज देखिए, लगभग हर घर में, हर किसी के पास में गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, घर में एक से ज़्यादा भी गाड़ियाँ हैं, 2 बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो सड़कें हैं वो हमारी सीमित हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं। यहाँ पर इतना स्कोप भी नहीं होता कि हर जगह नए नए हाईवे बना दिए जाएं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी जाएं, क्योंकि आप लोग अब मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर इस चीज़ की लिमिटेशंस हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले 15 साल पहले या 20 साल पहले, 25 साल पहले कितनी सड़कें थीं और आज कितना अंतर आया। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज आया है, लेकिन जो गाड़ियों की संख्या है उसमें कितना बड़ा चेंज आ गया। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में ही लगभग दुगनी गाड़ियाँ हो गई होंगी, हर 4-5 साल में लगभग दोगुनी गाड़ियाँ हो जा रही हैं। तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे कि नहीं, पहले ही व्यवस्था चलती थी, पहले दिक्कतें नहीं आती थी, आज क्यों आ रही हैं, तो उसका कारण जो हमारी रोड की कैपेसिटी है वो उतनी ही है, लेकिन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों को मिलकर ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। इसको बटोला आप लोग ना सभी के साथ में बैठ लीजिए, व्यापार मंडल के साथ में, अन्य जनप्रतिनिधिगण के साथ में। जैसे 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो स्कूल की टाइमिंग है, तो स्कूल को भी मेरी तरफ से भी एक नोटिस दीजिए, ठीक है, कि अगर उनके अंदर जैसा बताया कि पार्किंग की व्यवस्था है, कुछ गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो उस समय पर जब भी बच्चे आते हैं या स्कूल की छुट्टी होती है, उस समय पर उस गेट को खोलेंगे, ठीक है, गाड़ियाँ अंदर जाएंगी उसमें, ठीक है। दूसरा, जब स्कूल का एक तो टाइमिंग है, जो 2-3 बड़े स्कूल हैं इनका सबका सेम टाइम ना हो, कि सेम टाइम पर स्कूल शुरू हो रहा है और छुट्टी हो रही है, उससे क्या होता है कि ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको स्ट्रैगर कर सकते हैं हम लोग, आधे घंटे का आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि व्यवस्था एक चलती रहे। इसी तरह से सजेशन आया कि जब स्कूल छूट रहा है या फिर स्कूल शुरू हो रहा है, उस समय पर जो हैवी ट्रैफिक है, तो हैवी ट्रैफिक हम रोकने का कुछ बनाते होंगे, प्लान बना होगा, कहाँ पर रोकते हैं, तो उस चीज़ को देख लो। जब हमारा स्कूल से समन्वय करके जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर हमने हैवी ट्रैफिक को रोक दिया। देखिए, सभी की अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जो व्यापारी गण है, आपने बताया जैसे कि अगर जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, आपका माल नहीं आएगा, ठीक है, अगर केवल वो रात में चलेंगे तो माल कैसे उतरेगा, लेबर नहीं मिलेगी उस समय पर, ठीक है।
जो स्कूल में बच्चे को छोड़ने जा रहा है उसकी अलग समस्या है, अगर आप उसको गाड़ी वहाँ नहीं जाने देंगे तो वो परेशान होगा। तो सबके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, हर कोई चाहता है कि मुझे न तंग किया जाए, मुझे न रोका जाए, और मैं जैसे चलना चाहता हूँ वैसे चलूँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, हम लोगों को बैठकर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अभी कोई कह रहा था कि नहीं साहब, गाड़ियाँ अलग अलग रूट की अलग अलग रोड पर खड़ी हो रही हैं, अब जो सवारी जाने वाली है उनको सामान ले जाने के लिए नहीं मिल रहा। अब सब एक जगह पर गाड़ियाँ सभी जगह चलेंगी तो मुझे नहीं लगता इतना स्पेस यहाँ पर है, उससे और अव्यवस्था होगी। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम लोगों को मिलकर समन्वय करके एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी तकलीफ सभी को झेलनी पड़ेगी। सभी ये चाहेंगे कि नहीं साहब मैं अपने घर से गाड़ी में बैठकर निकलूं और अपने दुकान तक गाड़ी दुकान के सामने लगाऊं, तो वो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी वहाँ से। तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ, थोड़ी थोड़ी परेशानी सभी को झेलनी पड़ेगी, लेकिन एक कॉमन गुड के लिए वो एक व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। जो दूसरी बात आई, एक बच्चे जो है नाबालिग बच्चे हैं वो वाहन क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। देखिए, पुलिस तो एक है जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, हम काम करेंगे और उसको बढ़ाएंगे कार्रवाई को, लेकिन वो बच्चे भी तो हमारे ही हैं, कहीं बाहर से तो आकर बच्चे नहीं आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे ही बीच के व्यापारी हैं, हमारे बीच के रहने वाले लोग हैं। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दें। कौन खरीद के दे रहा है उनको वाहन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि नहीं ये किसी और के बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो हम सब लोगों को बैठकर ये व्यवस्था बनानी है कि भाई हम नाबालिग बच्चे को, पुलिस के लिए बहुत इजी है, अगर आप कहेंगे कि मैं अभी कल 15-20 लोगों को उतार दूंगा सड़कों पर और सारे बच्चों को उठाकर उनका चालान कर देंगे, 25-30 हज़ार रुपए के चालान हो जाएंगे, उसमें आप ही लोग आएंगे फिर सिफारिशें लेकर, ठीक है, कि साहब देखो गरीब आदमी है या ये है वो है। तो देखो वो भी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम चालान नहीं करेंगे, भाई इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो चेकिंग को, ठीक है। जो भी नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, कोई मॉडिफाइड साइलेंसर वगैरह यूज़ कर रहा है, इनको स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। लेकिन आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि वो नौबत ना आए कि पुलिस को अपने बल का या उसका प्रयोग करना पड़े, क्योंकि एक सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है। हर चीज़ पुलिस के डंडे से होगी तो वो अच्छी चीज़ नहीं लगती है। तो बहुत छोटी चीज़ है ये, क्योंकि देखिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया होगा, है ना, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया होगा, पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो रिस्पॉन्सिबली एक जो नागरिक होता है, हमारा जिम्मेदार नागरिक होता है, उसका कर्तव्य हम लोग फॉलो करेंगे। इसी तरह से एक समस्या जो आ रही थी वो ड्रग्स की लेकर, शराब को और ड्रग्स को लेकर आ रही थी। इसमें भी देखिए 2-3 पहलू हैं हमें जिसको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ है सप्लाई की, कहाँ से आ रहा है ये ड्रग्स, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने दोबारा से जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसका पुनर्गठन किया है। आप लोगों को शायद जानकारी हो, पिछले दिनों भी हमने 3 किलो लगभग चरस पकड़ी थी, और लगातार हम लोग वहाँ तक नहीं रुकेंगे और कार्यवाही हमारी जारी रहेगी। इसमें एक तो आपसे अपील रहेगी कि आप लोग भी सूचना दें, क्योंकि पुलिस वाले बहुत लिमिटेड हैं। चंबा थाना हमारे कितने लोग हैं इसमें, 15-20 लोग हैं हमारे थाने में यहाँ पर, लेकिन जनता यहाँ पर कितनी है, तो हर आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला तो नहीं है ना। तो आप ही लोग हैं जो हमारी आँख और कान हैं, ठीक है। तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी सूचना केवल समस्या बताने तक सीमित न रहें, उसका समाधान और सूचना भी दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कि नशा बेच रहा है, तो आप उसको गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं। इस चीज़ की मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं भी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो कभी लीक नहीं की जाएगी कि नहीं फलां व्यक्ति ने सूचना दी थी इसलिए आपको पकड़ा गया है। कई बार होता है ना, पड़ोस का मामला होता है, हम लोग नहीं नाम लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गोपनीय तरीके से एनोनिमस कंप्लेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो दूसरा चीज़ है वो है डिमांड की बात, कि ड्रग्स की डिमांड कहाँ से आ रही है, जो कंज्यूमर कौन है, इसको ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग कौन है। आज जो समस्या, जो मुझे लगता है मेरा ऑब्जर्वेशन है, स्कूल कॉलेजों में ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो उसका भी कारण है, हमें थोड़ा सा सोसाइटी में जाकर समझना पड़ेगा कि क्या कारण है। आजकल क्या है, देखिए आपको सभी को पता है कि जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम लोगों का सुपरविजन जो है बच्चों पर वो कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत जल्दी बच्चे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं।
हो सकता है वो किसी से नहीं मिल रहे होंगे, उनकी ऐसी कंपनी नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब चीज़ों के प्रभाव में आ जा रहे हैं। स्कूल्स में जा रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो भी उनका, मैं मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन उतनी उनका सुपरविजन नहीं रह गया है। पहले जो टोका टाकी स्कूलों में होती थी, घरों में होती थी, मोहल्ले में, पड़ोस में होती थी कि बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जब माँ बाप ही नहीं टोक रहे हैं तो टीचर्स भी नहीं टोक रहे हैं, टीचर्स नहीं टोक रहे हैं तो पड़ोसी और समाज तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी को सप्लाई, कोई एक सप्लायर है, हमने आज उसको पकड़ लिया, कल कोई दूसरा आदमी इसकी सप्लाई में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत हाई रिवॉर्ड वाला ये वो है। नीचे से सस्ते दामों में लेकर आते हैं और महंगे दामों में यहाँ पर बेचते हैं। कई लोगों की आजीविका इसी चीज़ से चल रही है। तो हम 2 को पकड़ेंगे तो 4 लोग उसमें खड़े हो जाएंगे, हम लोग लगातार उस पर काम करते रहेंगे, लेकिन इस बीच में कितने परिवार उससे प्रभावित हो जाएंगे, उस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, स्पेशली